एक परंपरा है जिसका नाम है भूत कोला। कोई कहता है कि ये हिंदू धर्म की मान्यताओं से जुड़ी है और फिर कोई कहता है कि ये उससे भी पहले से है, आदिवासी परंपरा है, इसको लेकर ठनी हुई है। पर कहानी भूत कोला की नहीं है। कहानी जंगल पर किसका हक है इसकी है। हक सरकार का है क्या? हक उन राजाओं का है जो कभी सरकार हुआ करते थे, उनके वंशजों का है, या उन गांव वालों का है जो इन जंगलों के इर्द गिर्द बसे हुए हैं। ये कहानी कंतारा की है, वो कन्नड़ा फिल्म जो इस समय राष्ट्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म बिरादरी से जुड़े लोग और आलोचक कह रहे हैं कि जरूर देखी जाए, पर इसके साथ कुछ विवाद भी जुड़े हैं। और विवाद सिर्फ एक परंपरा और उस पर एक एक्टर के बयान भर का नहीं है जिस पर मुकदमेबाजी शुरू हो गई। विवाद ये भी है कि क्या इसने एक मशहूर बैंड का गाना चुराया है। इस पर बात करेंगे। बात इस पर भी होगी कि देश के सुदूर दक्षिण के राज्य केरला में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के बीच ठनी क्यों हुई है, और इस ठनाठनी का मैदान शिक्षा का केंद्र क्यों बना हुआ है। यूनिवर्सिटीज में चांसलर की नियुक्ति को लेकर, वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर, उनकी बर्खास्तगी को लेकर, अल्टीमेटम को लेकर, बयानों को लेकर हमारे हिस्से का हासिल क्या होना चाहिए, इस पर बात होगी। बात इस पर भी होगी कि कोयम्बतूर में जो ब्लास्ट हुआ वो एक्सीडेंट है, सुसाइड ब्लास्ट है। श्रीलंका के कट्टरपंथी इस्लामिक मौलवी के साथ इसका क्या कनेक्शन है, सत्ताधारी पार्टी क्या कह रही है और विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी किस तरह के आरोप लगा रही है। और बात इस पर होगी कि हैदराबाद के पौश इलाके में एक छोटी बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की जो घटना हुई, उसने स्कूलों में हमारे घर के लड़के लड़कियों, हमारी बच्चों की सुरक्षा के बारे में क्या सवाल खड़े किए हैं, और यौन हिंसा और इनके इर्द गिर्द जो जागरूकता की जरूरत है कानून के स्तर पर, समाज के स्तर पर, वो विमर्श कहां तक पहुंचा है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये दक्षिण भारतीय राज्यों से जुड़ा लल्लन टॉप का खास वीकली प्रोग्राम है जिसका नाम है आर्वम। ये तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। हमारे हिस्से की उत्सुकताएं और उसमें अपनी हिस्सेदारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ती हैं अक्षिता नंदगोपाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय सौरभ, कैसे था दिवाली? मेरी दिवाली बहुत शांत थी और मैं थोड़ा सा परेशान। अब दिल्ली में रहते हो ना, शांत कैसे हुआ? व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए दीपावली का अर्थ होता है परिवार और मित्रों का जुटना, ईश्वर की आराधना, रोशनी की ज्योति की आराधना, और साथ में बैठकर भोजन करना, बातें करना। पर कई दिल्ली वालों के लिए दीपावली का अर्थ होता है आतिशबाजी करना और दिल्ली का जो प्रदूषण है उसमें अपने हिस्से का योगदान देना, और उन्हें लगता है कि यही करके वो अपने महान धर्म की रक्षा करेंगे, जिससे मैं सहमत नहीं हूं जाहिर तौर पे, बिना किसी इफ एंड बट के, है ना। मेरे लिए दीपावली राम के घर आने का प्रतीक है, मेरे लिए दीपावली ज्ञान की पूजा का प्रतीक है, रोशनी का त्योहार है। मेरे लिए वो आतिशबाजी बारूद का नहीं, और मैं यहाँ उसको तर्क में भी नहीं पढ़ूंगा कि ये करना जरूरी है, वरना वो हजारों श्रमिक जो पटाखा बनाने की इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनको शिवकाशी में भी, शिवकाशी और सब जगहों पर, क्योंकि इस हिसाब से तो फिर आदमी को कभी गुटखा खाना नहीं छोड़ना चाहिए, कभी सिगरेट पीनी नहीं छोड़नी चाहिए, तमाम और भी चीजें हैं ना जो हम कई ऐसी प्लास्टिक पर बैन लगाते हैं, उससे भी लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। तो ये रोजगार के साथ इसको जोड़ना एक आसान तर्क का बेजा इस्तेमाल करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी दीपावली शांत रही, पर मुझे लगता है कि दिल्ली जैसे इलाकों में जहाँ पर प्रदूषण ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, गाड़ियों की भरमार की वजह से, डीजल की गाड़ियाँ और वो सब, और इर्द गिर्द की इंडस्ट्रीज की वजह से, पराली जलने की वजह से, है ना, उस पर आप ये इसको भी जोड़ दो तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है। और जिन लोगों के घर में पेट्स हैं, जिन लोगों के घर में बुजुर्ग हैं, जिन लोगों के घर में सांस के मरीज हैं, उनके लिए ये और भी तकलीफ देह हो जाता है। तो इसलिए मेरा पटाखों से विरोध है, तेज आवाज वाले पटाखे और ये सब। मेरे को लगता है त्योहार तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। काफी कंट्रोवर्शियल होगा आपके लिए, नहीं? कंट्रोवर्शियल नहीं, ये तो मेरे हिस्से का सच है। अब जिसको कंट्रोवर्सी लगे तो लगे, हैं। एक हिंदी के बहुत बड़े कथाकार हुए हैं प्रेमचंद, उनकी एक कहानी में बड़ी जरूरी लाइन है अक्षिता। वो कहते हैं कि बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं होगी। मतलब कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, हाँ। इसलिए क्या सच को सच नहीं कहा जाएगा? अरे वाह। तो बात ये है ना। तो बाकी गांव देहात में लोग छिटपुटिया और पुटिया सब चलाते हैं,
है ना, हम लोगों ने भी चलाए हैं जब हम छोटे थे, पर वहां पे पराली और प्रदूषण और वो तो गाड़ियों सही का है, ये सब बिल्कुल। संकट नहीं था। तो तो आपको देश लगता है काल कि के दिल्ली में नहीं करनी चाहिए? उन सारी जगहों पे नहीं करना चाहिए जहां पर क्योंकि प्रदूषण मैं की शिवकाशी समस्या है। गई हूँ, जी। मैं उनसे बात की हूँ जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, और उनके सिर्फ यही एक रोजगार है। पूरे गांव अगर आप देखोगे जनरेशन से यही करते रहते थे। अभी ग्रीन क्रैकर्स करते हैं, तो अभी बोल रहे हैं कि अगर ग्रीन क्रैकर्स में भी प्रॉब्लम है तो फिर क्या नहीं, देखिए, करें? ग्रीन क्रैकर्स को लेके मेरी जानकारी नहीं है, जिस विषय पर मैं जानकारी नहीं रखता उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। आप देखिए, एक समय में इस देश में कोयले वाली स्टीम इंजन वाली ट्रेनें चलती थी, पर हम क्रमशः मूव हुए हैं बिजली पर। बिजली भी कैसे पैदा की जा रही है इसको लेकर हमने नए नए तरीके खोजे हैं, क्लीन एनर्जी की जो बार बार बात होती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको विकल्प खोजने होंगे। आप एक बात बताइए, आपकी गाड़ी में हॉर्न है जिसको आप बजाते हो, बिल्कुल। सड़क पे कोई एकदम से आ जाए आप बजाते हो, कोई साइड अपनी चेंज करा आप बजाते हो। स्कूलों और अस्पतालों के बाहर खास तौर पर लिखा होता है, खास तौर पर अस्पतालों के बाहर, कि ना बजाएं। क्यों लिखा होता है? आप कहोगे हम नहीं, ये भी हिंदुस्तान का एक टुकड़ा है, हम तो बजाएंगे। क्योंकि वहां पर वहां की स्थिति अलग है, वहां का कंटेक्स्ट अलग है। ठीक है, तो आप बाड़मेर में जहां पर तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा होता है दिन में, वहां एक फायर क्रैकर चलाओ और दिल्ली में चलाओ, दोनों में फर्क है ना। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ब्लैंकेट बैन लगा देना चाहिए। हाँ, वही पर पॉइंट है। हाँ, तो पर मैं चूंकि दिल्ली में रहता हूँ, तो अगर दिल्ली में पराली को लेकर जैसे दिल्ली में डीजल की गाड़ी आप 10 साल से ज्यादा नहीं चला सकते। अब कोई कहे नहीं साहब हम तो चलाएंगे, हमारी गाड़ी कमाई की वो है। भाई, आप जहाँ रह रहे हो वहां का भी तो नियम है ना। आप अभी हम लोग यहाँ जूते चप्पल पहन के बैठे हैं, पर जब हम किसी मंदिर में दाखिल होते हैं या किसी दूसरे प्रार्थना स्थल में, और अगर वहां का ये नियम है कि आप जूते चप्पल पहन, तो आप उतारते हो ना। कोई कहो नहीं साहब हम तो करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो नियम विधान बनते हैं, किसी की श्रद्धा किसी आस्था, पर नागरिक के तौर पर मामला श्रद्धा और आस्था का नहीं, कानून का होता है। अगर दिल्ली की सरकार ने ये कानून बनाया है कि तो आप सरकार विरोध कर, पर वो सरकार का विरोध कैसे कि वो पटाखे छोड़ेंगे, ये होता है। लेकिन हुआ था दिल्ली में पूरा, जब जितने भी वीडियोस मैंने देखी थी, तो उससे दिल्ली की हवा खराब हुई, दिल्ली के लोग प्रभावित हुए, है ना। कई लोगों को हमने देखा कि एक हमको व्यक्ति मिले, वो नरेंद्र मोदी का बड़ा विरोध करते हैं, तो उन्होंने कूड़ा फेंक दिया। तो हमने कहा यार ये, अरे बोले कुछ ज्यादा ही चल रहा है, स्वच्छता स्वच्छता, मेरे को नहीं पसंद है। मैंने कहा कल को नरेंद्र मोदी कहेंगे कि तुम गेहूं खाया करो, तो तुम गेहूं खाना बंद कर दोगे, धान खाना चावल खाना बंद कर। आपका किसी व्यक्ति से विरोध हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, पर अंततः तो आप अपना कॉमन सेंस लगाओगे ना। इसलिए दिल्ली के फेफड़े दुरुस्त रहें, इसके लिए जरूरी है कि अब कई लोग कहेंगे कि साहब एक ही दिन 2 दिन 4 दिन पटाखे, आप देखिए प्रदूषण का वो सूचकांक आया है कि दीपावली के पहले पॉल्यूशन का लेवल क्या था और दीपावली के दिन, दीपावली के अगले 2-3 दिन, हालांकि पिछले 5 साल की तुलना में कुछ कम हुआ है इस बार सख्ती की वजह से, पर मुझे लगता है कि ये आप जैसे एक बार बताइए, दिल्ली में नहीं आप अपने दोस्तों से बात करते हो किस भाषा का इस्तेमाल करो, पर आपकी माँ बैठी हो या कोई छोटा बच्चा हो, तब आप भाषा को लेके थोड़ा संभाल बरतते हो ना। बिल्कुल। तो ये सब सावधानियां तो सब कुछ लोग तो बोलते हैं दिल्ली में, मतलब ये आर्वम है साउथ इंडिया के ऊपर। लेकिन छोटा सा एक क्वेश्चन है मेरे को कि जब लोग बोलते हैं कि देखो दिवाली के बाद अगर आप डेटा देखोगे प्रदूषण में उतना ज्यादा फायर क्रैकर्स नहीं है, वेहिकुलर पोल्यूशन ज्यादा है, पराली है ज्यादा, तो लोग बोलते हैं कि हाँ हम पटाखे जलाएंगे, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लो। उनका आपका जवाब क्या है? कुतर्क है, विशुद्ध कुतर्क है। मैं आपसे कहूं अक्षिता कि मेरी उंगली में तकलीफ है, दर्द है, हड्डी का दर्द है, और फिर मुझे पता चले कि मेरे पाँव में मसल का दर्द है, ठीक है, तो आपको कोई बात नहीं, हड्डी का दर्द भूल जाओ, सिर्फ मसल के दर्द पर फोकस करो। जबकि एक सेंसिबल आदमी क्या कहेगा, दोनों दर्द पर फोकस करो। तो आप जो व्हीकल से पॉल्यूशन हो रहा है उसका समाधान निकालिए, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक, देखिए 2 गलत मिलके सही नहीं हो जाते हैं, बहुत सिंपल सा फैक्ट। ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो 365 दिन होता है, ज्यादा गलत है, पर आप ये कहो कि नहीं साहब सिर्फ वो गलत है ये गलत नहीं है, ये आई डिसएग्री विद इट। होता क्या है देखिए कि हिंदुस्तान में ना हम अपने हिस्से की क्रांतियां नहीं करना चाहते हैं, है ना। मतलब हमें सब चीजें चाहिए, हमें ग्रीन एयर चाहिए, हमें पहाड़ में जाके वो रील भी बनानी है ना, क्लोज टू नेचर, #wanderlust, फिर वहां पे लेस का पैकेट भी फेंक के आना है। हाँ। ठीक है, हमें भागसू नाग जैसी कई जगहों पर जाके, है ना,
मैं वहां देखता हूँ, वहां किनारे शराब की बोतलें पड़ी रहती हैं। आप पहाड़ों में जाइए, पहाड़ों को हमने प्लास्टिक का डंप यार्ड बना रखा है। आप इस शूट के बाद आज जा रही हैं दिल्ली में, उस लैंडफिल में कूड़े का ढेर बना रखा है। वो तो छोड़ो, मैं अभी कोडाईकनाल गई थी, मेरे घर वहां पे है, हिल स्टेशन है तमिलनाडु में। वहां पे पूरा प्लास्टिक बैन है, ज्यादातर इतना ज्यादा कि जब गाड़ी आते हैं कोडाईकनाल के अंदर जाने के लिए, वहां पे चेकिंग करते हैं, हर गाड़ी को रोक के अंदर अगर प्लास्टिक बोतल है फेंकना है फिर जाना है। फिर भी अगर आप देखोगे जितने भी मतलब फॉरेस्ट है वहां पे, जितने भी पेड़ है, जगह है, इतने खूबसूरत सा है, रोड भी नहीं होगा लेकिन तो कूड़ा तो होगा वहां पे। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मतलब कोई दूसरा थोड़ी करेगा आके। आप हर चीज के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा दे। आप सोचिए, हम 2022 में ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम लोग लास्ट क्वार्टर में आ चुके हैं 2022 के। हम अपने कचरे का प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, हम शहरों में नालियां, कितनी बेसिक चीज बेसिक्स है ना। बेंगलुरु का क्या हाल होता है, मुंबई का क्या हाल होता है, दिल्ली का क्या हाल होता है। हम अपनी बुनियादी चीजें फिक्स नहीं कर पाए हैं। और हम स्मार्ट सिटी के बारे में बात करते हैं। हमारे झगड़े, हमारे कंसर्न क्या है? मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि जितना मैंने वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी की रामायण, कंबन रामायण, कृतिवास रामायण, जितनी भी रामायण की परंपराएं हैं, कहीं पे मेरे आराध्य मुझसे नहीं कहते हैं कि अगर तुम आतिशबाजी नहीं करोगे तो मैं तुमसे रुष्ट हो जाऊंगा, है ना। आप पतित पावन सीताराम कहते हो कि जो बिल्कुल नीचे है उसको जो ऊपर उठाए, उनका उद्धार करे, वो राम है। तो राम तो ये चिंता करेगा ना कि मेरे राज्य में कोई पशु पक्षी, कोई वृद्ध, कोई सांस का मरीज मेरे नाम पर हो रहे उत्सव से। बड़ी लंबी डिबेट है, पर उसके लिए क्या है कि अध्ययन करना पड़ता है ना। और उसमें से जो मूलभूत चीजें हैं उनको, भारत में जो भी दर्शन रहा है, फिलॉसफी रही है हजारों बरस की, उसमें आदमी और नेचर के बीच कोऑर्डिनेशन पर बड़ा जोर है। ठीक है, आप देखिए दक्षिण भारत में कितने मंदिर हैं जिसमें मोर, तोता, नंदी, बिल्कुल पेड़, ये सब बने हुए हैं ना। हाँ। कोई पूजा होती है, क्यों वंदनवार बनता है, क्यों आम की पत्ती लगाई जाती है, बताइए। अग्नि में हम अक्षत क्यों डालते हैं? हम फसलों के त्योहार क्यों मनाते हैं? हम बिहू और बैसाखी और मकर संक्रांति सब पोंगल क्यों मनाते हैं? क्योंकि आप उस नेचर के बीच में ही सरवाइव करोगे, सस्टेन करोगे। तो आपको नेचर की फिक्र करनी होगी। और एक बड़े मशहूर राइटर हैं अमीश, एक दफा उन्होंने कुमायूं लिट फेस्ट में ये बात कही थी, मुझे याद रहेगी, 2014-15 की बात है। ई सेड की लोग कहते हैं कि साहब सेव अर्थ, धरती को बचाओ। ये बहुत मूर्खतापूर्ण बयान है। तुम्हारे पैदा होने से करोड़ों बरस पहले धरती थी और तुम खत्म हो जाओगे, फिर भी होगा। तुम्हारी ये कौम खत्म हो जाएगी जिसका नाम होमो सेपियंस है, फिर भी धरती रहेगी। तो धरती को मत बचाओ, अपने आप को बचाओ। जब आप जिसको कहते हो ना सेव अर्थ, तो आपको कहना चाहिए सेव ह्यूमन। एंड टू सेव ह्यूमन यू हैव टू इंश्योर कि आपके इर्द गिर्द साफ पानी रहे, साफ हवा रहे। एक मैं कल IIM बेंगलुरु में प्रोफेसर हैं त्रिलोचन शास्त्री, उनसे बात कर रहा था। वो ही इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो हर 3 साल में देश में एक सर्वे करता है कि इस देश के नागरिकों की, वोटर्स के सबसे बड़े कंसर्न क्या है। क्लीन वाटर हमेशा टॉप 5 में आता है। हम और आप तो देखिए उस आय वर्ग में है कि अगर हमें प्यास लगेगी अक्षिता, तो हम गाड़ी रोककर पानी की बोतल खरीद सकते हैं, है ना, 20 रुपए की। और जब हम मॉल में जाते हैं तो वही पानी एक दूसरी पैकेजिंग के साथ 100 और 150 में भी बिकता है। ठीक है, फ्लाइट में भी और सब जगहों पे, एयरपोर्ट में। एक जो रेहड़ी वाला है, एक रिक्शे वाला है ना, मतलब कि कभी हमको लगा कि सेव यूनिवर्स, एकदम सेव अर्थ, तो क्या करना चाहिए? तो हमने सोचा कि साहब आज हम अपनी कार से नहीं जाएंगे, आज तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे। और हम मेट्रो से उतरे, फिर उसके बाद कनेक्टिविटी के लिए हम एक ई-रिक्शा पर बैठे। उस ई-रिक्शा को जो चला रहा है उसको प्यास भी लगेगी, वो कहाँ पानी पिएगा? सरकारी नल में पिएगा। क्या सरकारी नल में जो पानी आ रहा है उसकी गुणवत्ता की चिंता हमारी और आपकी होनी चाहिए? तो कहाँ तो हमें इस पे बहस करनी चाहिए कि क्लीन वाटर, हाइजीन, एयर की क्वालिटी। हम भूटान जाएंगे बहुत खुश होंगे, हमने लंच बॉक्स देखी है रितेश बत्रा की, और साहब सबसे खुश देश है ना। पर भूटान तो कार्बन क्रेडिट बेचता है, तो हम अपने यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हमें सीनरी में जंगल पहाड़ बड़े अच्छे लगते हैं, वहां जाके हमारे कंसर्न जाग जाते हैं। मैंने बस हो गया उसके बाद। हाँ, मैंने
कार वालों को, पढ़े लिखों को अपने कार का शीशा रोल करके रैपर फेंकते देखा है। कसम से गुस्सा तो इतनी आती है। हाँ, वो तो सही है। तो आज तुमने दुखती रग छेड़ दी तो और ऐसा नहीं कि मुझसे भी गलतियां होती होंगी, है ना। जैसे मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि इंदौर हर साल सफाई में नंबर 1 आता है। इंदौर में आप कचरे का प्रबंधन देखिए, वो गाड़ी वाला सुबह शाम आता है, गाना भी बजता है, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, ठीक है। वो कुछ एक वीडियो भी वायरल होते हैं जिसमें आगे आगे लोग डांस भी कर रहे होते हैं। इंदौरी बहुत उत्सव प्रेमी लोग हैं, मुझे बहुत पसंद है वहां के लोग, वो शहर। गीला कचरा, सूखा कचरा, मैं कोरिया गया, इतना वहां पे फाइन है, पेनल्टी है और बहुत व्यवस्था है कि कांच वाला कचरा इसमें, प्लास्टिक का कचरा इसमें, बायोडिग्रेडेबल कचरा इसमें, सेग्रीगेशन। हाँ, सेग्रीगेशन है। हाँ, दिल्ली में नहीं है, मैं भी नहीं करता। नहीं, एक भैया आते हैं कूड़ा इकट्ठा करने के लिए, उनको वो मिक्स कूड़ा दे दिया जाता है, कोई आगे सेग्रीगेशन करे ना। मैं अभी तो गाजीपुर जाकर देखूंगी। आप गाजीपुर का लैंडफिल देखेंगी, भरत साहब बहुत सारे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम जो यहाँ बैठे प्रवचन बांच रहे हैं हम बिल्कुल A to Z करते हैं, पर कम से कम आप लगातार उस दिशा में चलो तो सही, करो तो सही। तो ये मसला है। दिल्ली पता नहीं, वो अपने अहंकार में सब मगन रहते हैं दिल्ली में, है ना। देयर इज समथिंग अबाउट दिल्ली which needs to be repaired, है ना। और दूसरी जो एक बड़ी गलती हुई हम लोगों से आज़ादी के बाद, तो पंडित नेहरू की ना बहुत गलत चीज़ों के लिए आलोचना की जाती है अक्सर। कोई उनकी फेक फोटो वायरल कर दी जाएगी, कोई फेक क्लेम वायरल हो जाएगा। नेहरू का मुझे जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म लगता है वो ये है कि दो ही वॉज सक्सेसर ऑफ गांधी, पॉलिटिकल सक्सेसर, पर गांधी जी को ये समझ में आया था कि इंडिया को जब हमें रीबिल्ड करना है ना इतने लंबे कॉलोनियल रूल के बाद, तो उसका जो सेंटर होगा वो विलेज होगा। ठीक है। जैसे आप तमिलनाडु से आती हैं, तमिलनाडु में राजा जी की सरकार, उसके बाद कामराज की सरकार, भक्त वत्सलम की सरकार और फिर ये द्रविड़ सरकार है। सबने इस चीज का बड़ा ख्याल रखा कि गांव को उन्होंने रोड दी, गांव को बिजली दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी किया, साथ साथ स्कूल और अस्पताल दुरुस्त रखे। जब आप ये चीजें बेसिक फिक्स कर देते हो ना, तो गांव का हर आदमी रोजगार के लिए या पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए उठ के शहर नहीं आता। कि तो केरला में भी ऐसे, केरला में भी है। तो आपके शहरों पर वो प्रेशर नहीं पड़ा, शहरों के स्लम एकदम एक्सपोनेंशियली, जैसे बैंगलोर में हो रहा है, सब जगह आप देखिए शहरों का हम नियोजन नहीं कर पाए। कितने हमने नहीं, आप देखिए जैसे हरियाणा में तो फिर भी मुझे दिखते हैं बड़े शहरों में सेक्टर कटे हुए। आप यूपी जाइए, बिहार जाइए, एमपी जाइए, आपको कितने नियोजित दिख रहे हैं, प्लान्ड सिटीज दिख रहे हैं। तो वो एक चीज है जहाँ पे काम नहीं हुआ, है ना, कि गांव को केंद्र में रख के वो सब चीजें की जाए। तो वो एक प्रॉब्लम एरिया दिखता है। आपके यहाँ चूंकि हुआ इसलिए मुझे ध्यान आ गया। बट लेट्स स्टार्ट। ये तो बहुत लंबा इंट्रो, शॉर्ट इंट्रो हो गया। नहीं, शॉर्ट इंट्रो की बात नहीं है यार। होता क्या है ना अक्षिता, की एक जर्नलिस्ट के तौर पे यू आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्जेक्टिव ऑल द टाइम, है ना। नहीं, इसलिए मैंने बोल दिया कि आपने एक स्टैंड लिया पटाखे के ऊपर। नहीं, वो मेरा है ना। कोई चाहे तो मेरी 10 साल पुरानी एक तस्वीर निकाल दे, 5 साल पुरानी, जिसमें मैं अपने होम टाउन में, हो सकता है अपनी भतीजी के साथ एक वो रोशनी वाला महताब लिए पकड़ा हूँ, और उसके आधार पर मुझे झूठा करार दे। पर मेरी ये दिल्ली को लेकर मेरी ये समझ है, तो इसीलिए मैं दिल्ली के वो 10 साल के डीजल के रूल को भी पूरी तरह मानता हूँ, है ना, क्लीन एनर्जी वो सब। क्योंकि यार हर जगह जाके ना, आप एक बात बताइए, हम और आप बिना मास्क के बैठे हैं, पर जैसे ही हम लोग फ्लाइट में दाखिल होंगे हमसे कहा जाएगा मास्क पहनिए, और हम पहनते हैं, है ना। पर कुछ लोगों को वो हेटी लगती है नियम का पालन करने में, लाइन में खड़े होने में, वो सब में। तो वो तो है। और दिल्ली की चिंता दिल्ली में रहने वालों को करनी होगी, दिल्ली एनसीआर की चिंता करनी पड़ेगी। आप नहीं करोगे तो कोई और आपकी चिंता नहीं करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। और सबके अपने अपने पॉलिटिकल इंक्लिनेशन हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, पर कलेक्टिवली तो एक आपका कुछ तो बेसिक चीजें होंगी ना जो सबको चाहिए होंगी, किसी भी और हमारे मतलब वेलबींग के लिए है। तो हाँ, मतलब चाहे अच्छे स्कूल अस्पताल हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो, विदेशों से अच्छे, तो कॉमन चीज है ना। कोई भी पार्टी करे जो चीज वो सही करेंगे उसको आप। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू आरवम। ये आपने जानबूझ के ये प्रसंग इतना देखे थे कि अरे टाइम क्या हुआ? हाँ, टाइम बहुत अच्छा चल रहा हो गया हमारा शो।
बताइए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं केरला की। केरला में जो झगड़ा चल रहा है उसकी जो बताइए। मतलब लेटेस्ट राज्य हुआ है जहां गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट का लड़ाई हो रहा है। आरिफ मोहम्मद खान तो जब से वहां पे हैं कुछ ना कुछ उतना ज्यादा नहीं, आई थिंक शायद ये सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट हुआ है वाइस चांसलर्स के ऊपर, इतना ज्यादा कि अभी उनको फिनेंस मिनिस्टर फायर करना है, सैक करना है, जो के.एन. बालागोपाल है। उसने एक कमेंट दिया था आरिफ मोहम्मद खान के ऊपर जब ये पूरा वीसी का कंट्रोवर्सी हो रहा था कि एक यूपी का आदमी केरला यूनिवर्सिटी के बारे में क्या पता चलेगा। वैसा एक कमेंट दिया था जिसके ऊपर नहीं उन्होंने, और चूंकि वो सीपीएम का जो स्टूडेंट विंग है एसएफआई, उसके नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं, तो वो बताने लग गए कि मैं यूपी की यूनिवर्सिटीज में गया हूँ, बीएचयू में गया था, वहाँ फायरिंग कर दी गई थी। पता नहीं, मुझे, मैंने चेक नहीं किया कि वो किस साल का प्रसंग है, आज से 10-20-30 साल पहले की बात होगी, है ना। पर ये मुझे देखिए, ये एक अगेन एक हेजेमनी का मामला है, ये क्लासिस्ट होने का मामला है। ये बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश केरला से बहुत सारी चीजें सीख सकता है साक्षरता के मामले में, पर ये कहना कि यूपी का आदमी आके केरला वाले को नहीं बता सकता है, दिस इज अगेंस्ट फेडरल स्ट्रक्चर। और फेडरल स्ट्रक्चर को भी थोड़ी देर के लिए किनारे कर दें, ये एक अजीब किस्म का अहंकार है। नहीं बिल्कुल, कोई भी किसी को बता सकता है सही और गलत क्या, आप उससे इतर हो सकते हैं, पर उसमें उनके यूपी वाला होने या बंगाल वाला होने या गुजरात वाला होने या उड़ीसा वाला होने का क्या मतलब है? ये स्टीरियोटाइपिंग जो है ना, हमेशा साउथ में भी होता है। मैं मतलब फ्रैंकली बोलती हूँ कि जितना भी यहाँ पे हम बात करते हैं कि साउथ के लोग मद्रासी बोलते हैं, स्टीरियोटाइप करते हैं, वहां पे भी करते हैं। जैसे तमिलनाडु में बोलती है, कंट्रोवर्सी भी हुआ था, पानी पूरी वाला, जो मतलब नॉर्थ से, बिहार से आ रहे हैं, उनको पानी पूरी वाला बोलते हैं। कौन बोलता है पानी पूरी? तमिलनाडु में बोला था ये, मतलब एटलीस्ट 1-2 महीने पहले की बात है, जब मतलब ये कोई भी जो वहां पे काम कर रहा है बोलते थे कि नॉर्थ इंडिया से क्यों आते हैं, पानी पूरी ही बेचते हैं यहाँ पे, वैसा कमेंट। केरला में अभी ये बात हुआ कि यूपी के आदमी केरला की यूनिवर्सिटी, केरला के एजुकेशन के बारे में क्या पता होगा। तो इसी के बारे में आरिफ मोहम्मद खान ने बोल दिया कि देखो, हम एक देश है, ऐसे रीजनलिज्म अगर आप प्रमोट करेंगे तो ये ठीक नहीं है। तो इसलिए आरिफ मोहम्मद खान ने एक चिट्ठी लिखा था पिनराई विजयन को, वो बोल दिया कि इनको हटा दो, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलते, विथड्रॉल ऑफ प्लेजर, एग्जैक्टली। तो इससे ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली सब बात करेंगे कि हो सकता है क्या कि गवर्नर बोलेगा इसको हटाओ, मैं विथड्रॉ कर रहा हूँ, माई एसेंट एसेंशियली, और उससे हो जाएगा। वैसा नहीं होता है, क्योंकि पिनराई विजयन ने बोल दिया कुछ नहीं, सब ठीक है, मेरे 100% सपोर्ट मेरी मिनिस्टर के साथ है, और मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है कुछ ग्राउंड से उनको हटाने के लिए। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अभी तो शायद 11 वाइस चांसलर को ऐसे नोटिस, शोकॉज नोटिस मिला है गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से, और ये सब अपॉइंटमेंट्स है केरला यूनिवर्सिटी या उनके मतलब एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ में। गवर्नर हमेशा चांसलर है इस यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में वाइस चांसलर हटा दिया और बोल दिया कि जो नॉर्म्स है यूजीसी में, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उसको फॉलो नहीं किया गया, उसको फॉलो नहीं किया। तो इसके बाद गवर्नर ने बोल दिया कि देखो, सिर्फ ये केस नहीं है, इस 11 केसेस में भी ऐसे ही है, सब ने रूल्स फ्लाउट किया, इसलिए आपको शोकॉज नोटिस दे रहे हैं, मंडे तक रिजाइन कर दो। पहले तो एक डेट था अक्टूबर 23, दिवाली के दिन को, उसको एक डेडलाइन दिया था 11:30 AM। उसी टाइम पे ये लोग केरला हाईकोर्ट गए थे, केरला हाईकोर्ट, लेकिन उनको कुछ रिलीफ नहीं दिया, बोल दिया कि आप सबमिट कर लो आपके रिप्लाई, फिर देख लेंगे क्या होगा। तो अभी नया डेडलाइन है जहाँ पे November 4 है 5 PM, जब उस समय तक ये जितने भी 11 वाइस चांसलर्स है उनको रिप्लाई देना पड़ेगा आरिफ मोहम्मद खान को, और बोलना चाहिए कि क्यों हमको मतलब ऐसे ही इस पोजीशन में रखना है, ना हटाए। हाँ, ना हटाए। ये पूरा बवाल कुन्नूर वाले वायलेंस से है, जो एक हिस्ट्री की कांग्रेस हुई थी जिसमें इरफान हबीब और इनके बीच झगड़ा हुआ था, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है। 2019 में इंडियन हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई थी, हाँ, कुन्नूर यूनिवर्सिटी में दिसंबर में, हाँ, आरिफ मोहम्मद खान तब वहाँ पहुंचे थे बोलने हाँ, के लिए, सितंबर 2019 में शायद, हाँ, टेक ओवर किया, और हाँ, तो इसीलिए दिसंबर में हुआ था। और तब आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि इरफान हबीब और उनके नेतृत्व में लेफ्ट विंग के कुछ इंटेलिजेंसिया के लोग, है ना, और प्रोफेसर्स, इन्होंने मेरी बातचीत को दबाने की कोशिश की। उसके उन्होंने वीडियो वगैरह भी शेयर किए थे, और उनका कहना है कि जो ऑफिसर्स उस वायलेंस में, उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, पिनरई विजयन की गवर्नमेंट उनको
प्रोटेक्ट कर रही है ये बार बार, तो वहां से ये टसल चल रहा है तब से। और उसके बाद इस पे हुआ था CAA पर, जिसमें केरला सरकार ने एक बहुत क्लियर स्टैंड लिया था कि हमारे राज्य में CAA इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट गए थे। फिर गवर्नर पिनराई विजयन से पूछा था कि आपने किससे परमिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो इसके ऊपर था, फार्म लॉज के ऊपर था। तो जितना भी सेंटर स्टेट का प्रॉब्लम हो जाता है वो ट्रांसलेट हो जाता है गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट को। तो इसलिए यहाँ पे भी ये पूरा ड्रामा हो रहा है। अभी तो पिनराई विजयन सरकार बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल नहीं मानेंगे जो भी आरिफ मोहम्मद खान बोलता है, लेकिन अभी तो ये 11 VCs को रेस्पॉन्स तो देना पड़ेगा कि क्या उनकी अपॉइंटमेंट पॉसिबल है या उनको भी हटाना पड़ेगा। इस तरह के हम लोगों ने लगातार विवाद बंगाल में देखे, जब जो देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति तमिलनाडु में भी ज्यादा हो रहा है। अभी CN रवि है जहां अभी तमिलनाडु गवर्नर है, और उनके और गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं अभी। तो ये ज्यादातर स्टेट्स में देख रहे हैं। तमिलनाडु से ही जो नेता हैं जो इस समय आंध्र प्रदेश की गवर्नर हैं, नहीं तेलंगाना में शायद तमिल है। हाँ तमिल से, वो तेलंगाना की गवर्नर। हाँ, तो वहां पे भी वहीं पे भी सेम प्रॉब्लम है। तो ये ट्रेंड है अभी। हाँ सरकार, वो शायद तमिलनाडु में बीजेपी की प्रेसिडेंट थी ना। एग्जैक्टली हाँ, वहां से उसके बाद यहाँ पे तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन है उनकी नाम। ये एक मसला चल रहा है। हालांकि कलराज मिश्र जो बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे मोदी सरकार में 14 से 19 के बीच, उनके और अशोक गहलोत के बीच बड़ा हम लोगों को दिखता है कि एक वर्किंग रिलेशन है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कोई समस्या नहीं दिखती है। तो ये सदर्न स्टेट्स में शायद सिर्फ कर्नाटका में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी रहा था जब गुजरात। इस पे हम लोगों को लगा, हमें और अक्षिता को, कि और बातचीत करनी चाहिए, और ये बातचीत हमने की है इंडियन एक्सप्रेस अखबार से जुड़ी हुई बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिनको आप नेता नगरी में भी देख चुके हैं, लिज मैथ्यू। सुनते हैं इस विषय पे लिज मैथ्यू का टेक। केरल में अभी एक अजीब सा सिचुएशन आया है कि गवर्नर और सरकार के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे, एक काइंड ऑफ हीट ऑफ वार ऑफ वर्ड्स चल रहे। एक बात ये है कि ये जो एक्सपर्ट्स और जो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के बारे में जिसको जानता है सब बोल रहे कि गवर्नर अपना ब्रीफ एक्सीड कर रहे हैं, लाइक ही इज एक्सीडिंग हिज ब्रीफ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड लेकिन हम एक गवर्नर के बारे में संविधान तो इट्स वेरी क्लियर क्या बोला है कि द गवर्नर कैन अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, एंड द जो मंत्रियां है एक सरकार में ये पूरे चीफ मिनिस्टर की। हम बार बार सुनते हैं कि जब नया सरकार आएंगी, इट्स अ प्राइम मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव टू पिक अप द मिनिस्टर्स। द सेम वे जैसे ये मुख्यमंत्री का हक है, उसमें पूरा जो अपने गवर्नमेंट में सरकार में कौन कौन होना चाहिए कौन कौन नहीं होना चाहिए, ये तो इसका जो निर्णय करने का पूरा राइट मुख्यमंत्री का है। एक तो यह है कॉन्स्टिट्यूशन वेरी क्लियर। तो दूसरा अभी इस इश्यू में आ गया कि गवर्नर ने मुख्यमंत्री को एक खत लिखा है कि ए पर्टिकुलर मिनिस्टर विच इज द फाइनेंस मिनिस्टर जो कुछ बोला है, वो तो जो इनकी जो स्टेटमेंट के बाद उनको जो प्लेशर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वेरी क्लियरली सेज द गवर्नर्स प्लेशर विद द government. So he lost my pleasure, which means he lost his right to be continue to be the minister here. अभी एक चीज है कि एक तो मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे, ये तो it is chief minister's prerogative to decide whether KN Balagopal, the finance minister, should continue or not. ये जो उन्होंने जो कोट किया है 164(1) आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो है, उसमें जो प्लेशर के बारे में बोल रही कि उसमें जो मैंने भी संविधान जो एक्सपर्ट से बात किया है कि जो प्लेशर के बारे में जो गवर्नर जो बोल रहे, that cease to exist only when the chief minister loses the power. Basically, governor's pleasure closely linked to the chief minister's majority in the house. So it is chief minister who will decide. So this is very clear that Governor Arif Mohammad Khan जो बात जो कॉन्स्टिट्यूशन साइड करके बोल रहे, ही एक्सीडिंग हिज ब्रीफ। कॉन्स्टिट्यूशन अभी संविधान बहुत क्लियर है
की पावर्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इनका पावर्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर। तो हमेशा बोलते हैं कि एक दूसरे को एक्सीड मत करना, उन पे ट्रांसग्रेशन नहीं होना चाहिए। हमेशा संविधान को जो एक्सपर्ट है, जो उनको पालन जो करना चाहते हो, सब हमेशा बोलते हैं कि, लेकिन है ना, अभी एक और बार जो गवर्नर के राइट के बारे में बोले, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार क्लैरिफाई किया है। एक उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है 1974 में, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। उसी टाइम 7 बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, एन राय था सब, उसकी हेडेड बेंच था, उन्होंने भी क्लैरिफाई किया था कि गवर्नर का राइट इज क्लोजली लिंक्ड टू द मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट व्हिच इज इलेक्टेड। सो हमारा डेमोक्रेसी है, आर इलेक्टेड गवर्नमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो बाकी जो पावर्स है, प्रेसिडेंट इज द टिटुलर हेड, बट प्रेसिडेंट इज ऑलवेज ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेम वे गवर्नर, राज्यपाल हमेशा जो मुख्यमंत्री चाहता है, वो मुख्यमंत्री का या सरकार की जो कैबिनेट की इसकी एडवाइस के ऊपर ही चलता है। तो ये जो 1-2-3 एक्सेप्शंस बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई किया था कि उसी में एक तो है, अभी मान लीजिए कि मुख्यमंत्री लॉस्ट द मेजॉरिटी, मुख्यमंत्री इज नॉट leaving the power. In that case, governor has the right to intervene. Or if the country is facing an extra, exigency issues like war or something, even then, Mukhyamantri ka, the governor has to take the advice of the chief minister. It is very clear. And again, in 2016, when Arunachal Pradesh का issue आया था, तभी डॉक्टर अंबेडकर को कोट करके उसी टाइम जज सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था, द गवर्नर हैज नो पावर्स ऑन इट्स ओन। सो ये अभी जैसे मैंने बोला, संविधान भी क्लियर है कि प्रेसिडेंट्स भी हमारा अभी क्लैरिटी देते हैं कि गवर्नर कैन नॉट आस्क द चीफ मिनिस्टर टू ड्रॉप ए मिनिस्टर बिकॉज ही डजंट लाइक हिम। केरला के बाद अब कर्नाटका का रुख करते हैं। कंतारा आपने देखी? नहीं। इतने गर्व से क्यों कह रही हो? इतना चर्चा है। नहीं, मेरे को 100% देखने हैं, लेकिन अभी थिएटर्स में है ना, तो मैं तो यूजुअली अभी वो ऑडियंस में पायरेटेड कॉपी देखते हैं क्या? नहीं, जो ओटीटी के लिए वेट टॉरेंट करती जिंदाबाद तो नहीं करती हो? नहीं, सही से बता दो। अरे नहीं, 100% नहीं, कैसे करूंगी मैं? अच्छा, पर क्या कंट्रोवर्सी चल रही है? तो अभी मेरी टीम ने देखी है, दे सेड इट्स अ गुड फिल्म एंड आई हैव टू गो एंड वॉच। हाँ, नहीं, मेरे को भी रिव्यूज बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि स्पेशली क्योंकि अभी मेरे को देखना है, क्योंकि मैंने इतना रिसर्च किया इसकी स्टोरी के ऊपर, भूता खोला के ऊपर, कि ये कैसा प्रैक्टिस है। वो हमने 2 एपिसोड पहले जब सोनल थी उनके साथ भी डिस्कस कर रहे थे कि एक जैसे कैसे आर्ट है ये कोस्टल कर्नाटका में, जहाँ, और इसलिए हम बात कर रहे थे क्योंकि ये जो भूता खोला है ना, सब जगह में अगर आप भूत बोलते हैं तो लोग डरते हैं। यहाँ पे लोग वर्शिप करते हैं इसको। एक एनुअल रिचुअल है जहाँ एक आदमी है जिसको पूरा इनको ट्रेन करते हैं, जब छोटे से है उसको ट्रेन करते हैं और बोलते हैं कि एक दिन में जब ये रिचुअल हो रहा है उस समय उसके अंदर ये भूत आ जाता है, जो वो लोग मानते हैं कि भगवान है। और जितने भी लोग हैं गांव में सब आते हैं उस समय इस रिचुअल के लिए, और जितने भी लड़ाई है गांव में, जितने भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या जो भी प्रॉब्लम्स है, सब पे ये जो आदमी है ना उसको सॉल्व करेगा। और ये एक रिचुअल है, इसका भूता कोला रिचुअल का नाम है, और बहुत मतलब प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे ये दक्षिण कन्नड़ में, कोस्टल कर्नाटका, दक्षिण कन्नड़ में। तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, और काफी मतलब डिबेट हुआ है इस पे भी कि भूता कोला कैसे प्रोजेक्ट किया है, हिंदू ट्रेडिशन का हिस्सा है या आदिवासी ट्रेडिशन का, सुपरस्टिशन है, ये वो बोला है। लेकिन ये एक रिचुअल है जो लोग बहुत स्ट्रांगली मानते हैं। वो जो नाम है ना उसका मैं भूल गई, जिसको मतलब जो भूत चढ़ाते हैं उसके अंदर, उसका नाम मैं भूल गई, लेकिन उनका वो बहुत रिस्पेक्टेड है उसके गांव में सब कुछ। तो ये स्टोरी एक्चुअली कांतारा में भी यही दिखाते हैं कि ऋषभ शेट्टी के ब्रदर वो भूता कोला, ऋषभ शेट्टी इसमें लीड रोल में है, डायरेक्टर भी है। हाँ, मल्टी फैसेटेड है वैसे। और वो गाने वाला क्या है? आपके राज्य का एक म्यूजिक बैंड है, उन्होंने इल्जाम लगाया तो एक सॉन्ग है इस फिल्म में, वराह रूपम बोलकर। वराह रूपम, हाँ, और
एक केरला बैंड है, बहुत पॉपुलर बैंड है एक्चुअली। इंडी म्यूजिक अगर आप सुनते हो तो आपको पता होगा, एक ब्रांड का नाम है ताइकुडम ब्रिज। नहीं सुनते हैं, आप सुन लीजिएगा, यही तो आर्वम का मकसद है कि हम हाँ, एक दूसरे की ताइकुडम ब्रिज संस्कृतियों के बारे में एक जानें। केरला बैंड है, ताइकुडम ब्रिज। तो इनका अगर आप म्यूजिक उनका सुनते हो, बहुत पॉपुलर है केरला में, साउथ में, अगर बैंगलोर में भी देखते हैं तो बहुत मतलब पॉपुलर है। और इनके एक गाना है जो सालों पहले आया था, शायद 2016-2017 में, नवरसम बोलकर। तो इसने बोल दिया कि देखो, हमने पहले कांतारा नहीं देखे थे, हमने सुना था कि बहुत अच्छा फिल्म है, लेकिन यूट्यूब में ज्यादातर कमेंट्स देखे थे कि देखो, टैग करके फैंस बोल रहे थे कि देखो यही सॉन्ग है, आपका सॉन्ग है जो कॉपी पेस्ट किया है। तो फिर ताइकुडम ब्रिज को पता चला कि हमारा नवरसम सॉन्ग जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया इसमें, इस कांतारा फिल्म में, वरह रूपम बोलकर। तो मैंने इस बैंड से बात भी किया है एक्चुअली, और ये लोग यही बोल रहे थे कि, और एग्जांपल दे रहे थे, हम करके ट्यून दिखा रहे थे मेरे को कि कितना सिमिलैरिटीज है इसमें। और मतलब ज्यादातर लोग बोलेंगे कि शायद इंस्पिरेशन लिया है, लेकिन ये तो आउट एंड आउट बोल रहे हैं कि देखो, हम एक इंडी बैंड है, ये प्लेजरिज्म हुआ है। तो इसलिए अभी लीगली भी ये लेकर गए हैं कोर्ट में, कांतारा को सू कर रहे हैं कि इस गाना को आइदर हटाओ या हमको क्रेडिट दे दो। तो ये पूरा कंट्रोवर्सी हुआ है एक गाने के ऊपर। वरह रूपम अगर आप देखोगे, इस फिल्म में ज्यादातर बहुत इंटेग्रल है फिल्म का स्टोरी के लिए, तो इसलिए इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है। और ताइकुडम ब्रिज ने बोल दिया कि हम मानेंगे नहीं जब तक हमको क्रेडिट मिलता है कि ये हमारा गाना है। ये क्रेडिट को लेके गीतकारों को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है वैसे भी, यहाँ तो खैर पूरी म्यूजिक बिरादरी की बात है। ललन टॉप पर हमने एक बार इस देश के कई जो नामी हिंदी गीतकार हैं उनसे कलेक्टिव बात की थी क्रेडिट को लेके। आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, आपको आर्वम के एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इसमें हमने अमिताभ भट्टाचार्य, वरुण ग्रोवर, कौसर मुनीर, स्वानंद किरकिरे और अन्विता दत्ता और पुनीत, ऐसे कई गीतकारों से बात की थी। सो यू मस्ट वॉच इट, क्योंकि ये एक बड़ी लड़ाई वैसे भी है म्यूजिक वालों की। अभी रिसेंटली भी हुआ था ना ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके, ये जो नेहा कक्कड़ और फाल्गुनी पाठक के ऊपर। नो कमेंट। तो ये सब मेरे को पता है, हाँ। नॉर्थ या साउथ पता है। इंटरेस्टिंग। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू टॉपिक नंबर 3, कोयम्बटूर ब्लास्ट। कोयम्बटूर में ये इस तरीके के क्या कट्टरपंथी गुटों का बहुत जमावड़ा है, कुछ ऐसी हिस्ट्री है क्या? कट्टर फेनेटिक। अच्छा, हुआ है क्योंकि 1998 में एक बहुत बड़ा सीरियल बॉम्बिंग्स हुआ था कोयम्बटूर में। और ये इसलिए अभी इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट सेम जैसा प्लान था कि पूरा कोयम्बटूर में जितने भी बिजी जगह हैं वहाँ पे ऐसे ही अटैक्स। क्योंकि जो मुबीन है जो मारा गया है उस ब्लास्ट में, उसके घर से बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स मिले। 75 kgs बोल रहे हैं, 75 kgs ऑफ एक्सप्लोसिव्स मिले थे। और ये तो शेयर लक था कि ये सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ था, नहीं तो पता भी नहीं चला। एक टेरर अटैक हुआ था, मतलब कोयम्बटूर में होगा वैसा था। और अगर आप देखोगे जितना भी इंफॉर्मेशन हुआ है, पहले तो जब न्यूज़ ब्रेक हुआ था और मैं घर में थी, कोडाईकनाल वैसे तो 3 घंटे है कोयम्बटूर से, तो मैंने देखी थी खबर कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। तो जब सिलेंडर ब्लास्ट बोलते हैं न्यूज़ में, इतना ज़्यादा देखते हैं कि घर के अंदर कुछ सिलेंडर ब्लास्ट वैसे कुछ हुआ था, एक डेड। तो मैंने सोचा कि यही है, फिर पता चला कि ये गाड़ी के अंदर हुआ था। फिर मतलब जितने इंफॉर्मेशन मिल रहा था वो ये था कि ये शायद, और अभी बात कर रहे हैं कि ये शायद मुबिन एक सुसाइड बॉम्बर था। हाँ, क्योंकि उसने अपनी मोबाइल फोन की डिस्प्ले पिक्चर में लिखा था, अगर मेरी मौत की खबर आप लोगों तक पहुंचे तो मेरे गुनाह माफ कर देना, मेरी कमियां छुपा लेना, मेरे जनाजे में आना और मेरे लिए प्रार्थना करना। और वो एक श्रीलंकाई इस्लामिक मौलवी है जहरान हाशिम, उसका फेसबुक फ्रेंड था। और जहराम हाशिम और अजहरुद्दीन, जो एक ये जो ईस्टर संडे ब्लास्ट श्रीलंका में हुआ था, उसका मास्टरमाइंड है। और नहीं तो अजहरुद्दीन इसमें एक्यूज्ड है। अजहरुद्दीन की लिंक था वो जहरान हाशिम से, जयराम हाशिम से। और मुबीन और जहराम हाशिम बताया जा रहा है कि आपस में। हाँ, और एक और लिंक है जो एक्यूज्ड है इसमें, मोहम्मद दालका बोलकर। तो इन टोटल 6 लोग को अरेस्ट किया है अभी। एक लेटेस्ट था जो मुबीन का नेफ्यू कजन था, उनको भी अरेस्ट कर लिया। 6 लोग अरेस्ट किया है, जो मोहम्मद तालका, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद नवाज इस्माइल, मोहम्मद रियाज और फिरोज इस्माइल। हाँ,
और एक मोहम्मद डालकर जिसके नाम आपने लिया था, वो एक नवाब खान की बेटा है। नवाब खान कौन है? नवाब खान जेल में है 1998 कोयम्बतूर बॉम्बिंग्स में। तो ये डायरेक्ट लिंक भी आया है इसमें। 1998 अगर आप देखोगे 46 लोग मरे थे उसमें, और ये 1 घंटे पहले जब एल के अडवाणी आना था इलेक्शन मीटिंग के लिए, हाँ। उस समय ये ब्लास्ट हुआ था। लकीली एल के अडवाणी के फ्लाइट 1 आवर डिले हुआ था, इसलिए उनको मतलब वो इलेक्शन मीटिंग में नहीं था, लेकिन बहुत भीड़ था और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में बॉम्ब था। वैसे सीरियल बॉम्बिंग्स था जहाँ पे मास गैदरिंग्स पे टारगेट कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे भी लगता है कि यही मोडस ऑपरेंडी था कि दिवाली के टाइम पे करेंगे। और एक मंदिर के बाहर ये गाड़ी था, तो मंदिर के बाहर ये बॉम्बिंग हुआ था एक्चुअली, ये सिलेंडर ब्लास्ट। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो आ रहा है, अभी एनआईए भी टेक ओवर किया है इस केस में, ये इसलिए ईस्टर अटैक का लिंक आ रहा था जो 2019 श्रीलंका का, कोयम्बटूर के पिछले ब्लास्ट 1998 का, और आईसिस का लिंक भी बात कर रहे हैं इसमें। हाँ, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई, वो भी कर रहे हैं। एक इसमें ये भी फैक्ट है कि ये जो मुबीन है, मैकेनिकल इंजीनियर था, है ना, 2019 में भी एनआईए ने इसके यहाँ तलाशी ली थी, और अभी जब ये मारा गया ब्लास्ट में, तो कोट्टेमडू और उसके आसपास के जो इलाके के जमात के नेता हैं, उन्होंने तो इसको दफनाने से भी इनकार कर दिया था। सो आउटरेज की ये कि जो इसकी वजह से पूरी कम्युनिटी की, पूरे इलाके की, और हमने बदनामी हो रही है। हाँ, हमने इनसे भी बात किया, ये मेंबर से भी, और सब यही मैसेज दे रहे हैं। मतलब जो जमात आप बात कर रहे हैं ना, उनसे मैं बात की थी, और सब बोल रहे थे ये कि हम बस ये एक मैसेज देना चाहिए कि ये सब जैसे टेररिज्म के एक्ट है, हम कंडेम करते हैं, इससे हम कुछ नहीं, इससे कुछ कनेक्शन नहीं है, इस एक कम्युनिटी के ऊपर मत डालो वैसे। लेकिन दूसरा चीज़ जो बीजेपी बात कर रहे हैं तमिलनाडु में, वो ये बोल रहे हैं कि जो सरकार है, ये सुसाइड अटैक है, और सरकार ये नहीं बोल रहे हैं कि एक कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते थे, कि हिंदूज को टारगेट करना चाहते थे। और अगर आप देखोगे ये जितने भी एक्यूज्ड हैं, सब शायद लिंक से एक ग्रुप का अल उमा बोलकर, अल उमा एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 1998 वापस उन्हीं के लिंक्स था, उन्हीं के रोल थे इसमें। तो ये सब अभी बाहर आ रहा है। एनआईए अभी इन्वेस्टिगेशन फॉर्मली टेक ओवर किया है, तो सेंट्रल प्रोब अभी होगा इसमें। जो आप तलका बता रही थी, वो अल उमा के फाउंडर और 98 कोयम्बटूर सीरियल ब्लास्ट के आरोपी ऐसे बादशाह के भाई नवाज खान का बेटा। हाँ, तो उनके बेटे हैं। तो ज्यादातर इतने ज्यादा टेरर लिंक्स है, लेकिन दूसरी चीज, घर में 75 किलो विस्फोटक। हाँ, और सवाल इसलिए पूछ रहे हैं खुद से बम कैसे बनाए, और इसलिए इतने सवाल है कि ऐसे कैसे पता नहीं था पहले। शेयर लक था, गॉड्स विल था कि एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, नहीं तो ये भी पता नहीं चला। और अब तक पूरा एक जितना भी एलैबोरेट टेरर प्लॉट था, वो सब हुआ होगा कोयम्बतूर में। We hope that NIA finds the truth. Moving on to last news, Andhra Pradesh, तेलंगाना, horrific news, हैदराबाद। तो ये एक्चुअली आई थिंक कभी-कभी ऐसे खबर आता है सिटीज से, आपके जो भी डेफिनेशन है अपस्केल स्कूल्स के, जो आपको मतलब इतना ज्यादा सोचना पड़ता है कि क्या स्कूल्स ही सेफ है बच्चे के लिए, क्योंकि इस केस में प्रिंसिपल के ड्राइवर मोलेस्ट किया बार 2 महीने के लिए। ये जो बच्ची है 4 साल की थी, हैदराबाद में एक स्कूल में, क्या स्कूल के नाम ले सकते हैं? ले सकते हैं, मतलब कोई वैसी मनाही नहीं, पर that won't serve the purpose। तो ये एक स्कूल में मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन बंजारा हिल्स में था हैदराबाद में। हाँ जी। जो अगर आप हैदराबाद गए हो तो पता है कि बंजारा हिल्स एक बहुत अच्छा लोकेशन है। तो यहाँ पे एक 4 साल की बच्ची उसी समय, आई थिंक कुछ महीने पहले ही स्कूल ज्वाइन किया था। कुछ तो ठीक नहीं था, क्योंकि उसको पेरेंट्स को लगा था कि मूड स्विंग्स, बहुत मूडी थी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, हमेशा गुस्से या रो रही थी। फिर पूछ के वो बोल दिया कि 2 महीने के टाइम में ये कर रहे थे। तो फिर उसको स्कूल लेकर गए थे और बोल दिया कि कौन था जो कर रहे थे। ये स्कूल प्रिंसिपल के ड्राइवर था। और जब पुलिस इंफॉर्मेशन मांग रहे थे और पेरेंट्स ये भी बोल रहे थे कि पहले वो प्रिंसिपल से बताए थे कि ये हो रहा है, प्रिंसिपल ने पूरा दबा दिया, फिर पुलिस गए थे। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। फिर पुलिस, क्योंकि उसको शायद डर थी कि हाँ मेरे को भी फंस जाएंगे। बहुत आउटरीच होगा इसको लेके तेलंगाना में। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट था हैदराबाद में। सिर्फ इस स्कूल में नहीं, 2-3 और स्कूल में भी प्रोटेस्ट हो रहे थे कि बोल रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है पहले, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि जो ड्राइवर था उसको इजी एक्सेस था, बच्चे को एक क्लास से दूसरे क्लास लेकर जा रहा था।
तो इतना और ज्यादा उसी दौरान एक्सेस वो ये था। सब हरकतें कर रहा था, हाँ, कभी इसके ऐसे कर कपड़े रहा हटाना, था। कभी इसको हाँ, मार। और पेरेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे कि हाँ हमारे बच्चे के साथ ये भी हुआ था। प्रिंसिपल जब ये इन्फॉर्मेशन जब केस फाइल किया था, प्रिंसिपल एब्सकॉन्डिंग थी और फिर उनको भी अरेस्ट कर दिए क्योंकि उसने ही पावर्स दे दिया ये ड्राइवर को और इतना इजी एक्सेस दे दिया ड्राइवर को। तो इसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुआ था। नेबरिंग जो सिस्टर स्कूल्स थे इनके, ये लोग भी बोल रहे थे कि हाँ हमारे प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व है इसमें, तो उनको भी अरेस्ट कर लो। तो इतना ज़्यादा मतलब प्रोटेस्ट हो रहा था बिल्कुल पूरे हैदराबाद में। और पेरेंट्स बहुत कंसर्न थे। जिसने ये पेरेंट जो है ना इस विक्टिम के, पहले तो फुटेज है जहाँ पे वो पूरा मार रहा है ड्राइवर को, उनको एक्सेस मिला था और मार रहे हैं और फिर बोल रहे हैं मीडिया को कि मेरे को सज्जनर टाइप पनिशमेंट चाहिए। सज्जनर, अगर आपको याद है, एक दिशा रेप केस जो हैदराबाद में हुआ था 2 साल पहले, उसमें जो कमिश्नर था, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर, उसमें जो भी गैंग रेप एक्यूज्ड थे उसको एनकाउंटर किया था क्योंकि वो एटलीस्ट पुलिस बोलते हैं कि अचानक से एस्केप करने के लिए कोशिश किए थे। तो अभी ये पेरेंट्स और भी बोल बाद रहे में हैं बहुत कि उस थ्योरी में लूप होल्स भी सुप्रीम निकले कोर्ट में है अभी जी। और अभी काफी और प्रॉब्लम्स देखिए है जब भी इस तेलंगाना पुलिस तरीके के की लिए। मसला आता है, यहाँ पे दिल्ली के पॉश इलाके का एक बहुत प्रतिष्ठित इंटरनेशनल स्कूल, याद है, हाँ। हाँ वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि बच्चा और उसके साथ अनहोनी होती और है, एक इल्जाम लगा एक्यूज्ड दिया माइनर जाता था। है। हाँ, हाँ, इल्जाम लगा दिया जाता है ड्राइवर पे, हाँ, पर बाद में पता चलता है कि स्कूल के ही कुछ बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम टलवाने वगैरह के लिए किया हाँ, था, हाँ, है हाँ। ना। तो इंस्टेंट जस्टिस में ये एक प्रॉब्लम है। तो यही है, यहाँ पे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमको ऐसे एनकाउंटर टाइप जस्टिस चाहिए। तो यही प्रॉब्लम हो जाता है उनका क्योंकि गुस्सा क्योंकि उनके समझ साथ बीता सकते है। हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही हो जाता है कि सब लोग अभी वही बोल रहे हैं कि एनकाउंटर टाइप जस्टिस चाहिए हमको इसमें। इफ ओनली दैट सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि अक्षिता ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसलिए हमने बात की है एक साइकोलॉजिस्ट से जो आप लोगों को बताएंगी, हमारे आपके घरों में छोटी बच्चियां हैं, छोटे बच्चे हैं, कि हम कैसे अपने बच्चे बच्चियों को इस चीज़ को लेके जागरूक करें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस दें, वो डर खत्म करें कि अगर अव्वल तो ऐसा ना हो, पर अगर कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करता है तो वो बिना डरे आपको बता सकें। तो आप इस साइकोलॉजिस्ट की बात को, इस काउंसलर की बात को गौर से सुनिए। शुरू से एक ऐसा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप, जहाँ बच्चे को ये पता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को या अपनी मदर को जाके कुछ बताता हूँ या बताती हूँ तो उसे जज नहीं किया जाएगा या मुझ पे बिलीव किया जाएगा, मुझ पे ट्रस्ट किया जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ये चीज़ डेवलप करी जा सकती है कि अगर बच्चे ने आके आपको कुछ भी बोला है कि इसने मुझे मारा या इसने मुझे तंग किया एंड आपने डिसमिस कर दिया, इवन दी स्मॉल थिंग्स एक बच्चे को इंडिकेशन दे सकती है कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो कोई सुनेगा नहीं। बट वहीं अगर आप उसकी बात सुनते हो, उसे वो स्पेस एंड टाइम देते हो जहाँ पे आके वो आपसे शेयर कर सके, सो चांसेस आर वेरी हाई कि बच्चा कोई भी चीज होगी तो आपको बताएगा। उस अब एक और चीज बहुत जरूरी है, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। ये नहीं है कि वंस इन अ वाइल कर लिया, रोजमर्रा में हर दूसरे दिन बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, जहां आप गेम्स खेल रहे हो, जहां आप बात कर रहे हो, जहां पे आप बच्चे के लेवल को समझ के अपने डे को शेयर कर रहे हो कि आज मेरे साथ ऐसे हुआ या आज ये अच्छा हुआ, आज मम्मा को ऐसा लगा या पापा को ऐसा लगा। एंड फिर बच्चे से पूछना आपका स्कूल कैसा था, आपके आपने क्या गेम्स खेले, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बच्चे के साथ एक वो स्पेस क्रिएट करना। दूसरा बहुत ज़रूरी है कि एक यंग एज से बच्चे को एक गुड टच एंड बैड टच का डिफरेंस समझाना। आजकल बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल है मार्केट में जो आप अपने बच्चे के रूम में लगा सकते हो कि कौन कौन से एरियाज है या कौन कौन से बिहेवियर्स हैं जिसे हम गुड टच में लेके आते हैं। जैसे अगर कोई हक कर रहा है तो वो गुड टच है, लेकिन अगर कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है तो वो बैड टच है, तो वो आके आपको मम्मा को बताना है या पापा को बताना है। यूजुअली वी स्मॉल चिल्ड्रन के साथ वी प्रेफर मदर को आके बताना। दूसरा एक ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ बच्चे को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कोई सीक्रेट गेम्स नहीं है। ये अब्यूजर्स क्या करते हैं कि ये हमारा सीक्रेट है, तुम ये किसी को मत बताना, या ये हम दोनों के बीच की बात है। तो अगेन एक बच्चे के साथ वो रिलेशनशिप की देर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन अस। तो अगर कोई भी आपको बोल रहा है कि मम्मा को सीक्रेट नहीं बताना, तो आपको मम्मा के साथ शेयर करना है वो सीक्रेट, एंड देन इट विल बी आवर सीक्रेट, बट और किसी के साथ हमें सीक्रेट नहीं करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप शुरू से बच्चे के साथ एक वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे तो बहुत हाई लाइक्लीहुड रहेगा कि अगर कोई भी अनटूवर्ड इवेंट होता है तो बच्चा आके आपके साथ कंफर्टेबली शेयर कर पाएगा कि मम्मा ये चीज हो गई।
या पापा ये चीज हो गया या इसने मेरे साथ ऐसे किया। अगले हफ्ते हम लोग फिर आर्बम में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।